पंजाब बारे की सोचते हो? पंजाब कोई दूसरा नहीं है। पंजाब और हरियाणा मेरी नज़र में तो एक ही है, जबकि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी हमारा हिस्सा है। हम वो खालसा राज, हम वो संयुक्त पंजाब मांग रहे हैं जो हमारा रणजीत सिंह का राज था, जिसमें दादा छोटू राम जी की चलती थी। हमारे को हमारा वो हिस्सा दे दो, कोई अलग चीज नहीं मांग। एसवाईएल तो बहुत दूर होगी, जो हरियाणा के अंदर से नहर जारी, मुनक नहर, जिसको बनाया हरियाणा ने है, उसका पानी नहीं ले सकते हम। एसवाईएल के पानी की बात करते हैं, ये सिर्फ एक लड़ाने का मुद्दा है। गुंडागर्दी में नंबर 1 हरियाणा, वो हरियाणा जो कभी खेलों में आगे होता था, कभी उसका नाम होता हरी भरी दूध दही के खाने के नाम से होता था। आज वो हरियाणा गुंडागर्दी में और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। खेती हो नहीं पाएगी, खेती नहीं हो पाएगी, जमीन बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी, किसान क्या करेगा? वो जमीन को बेचेगा। और इनकी नजर, कॉर्पोरेट की नजर हमेशा जमीन के ऊपर ही होती है। 8 रेजिमेंट का जो गान है ना, वो पूरा का पूरा गान हमारा रणजीत सिंह के ऊपर है। सोमनाथ का स्वर्ण द्वार कौन लेके आया था गजनी से? हमारा रणजीत सिंह लेके आए थे। वही जाट रेजिमेंट में गाया जाता है। पंजाब नहीं है, लेकिन गान किसका गाया जा रहा है? हमारा रणजीत सिंह का। हम किसके वंशज हैं फिर? हमारे पूर्वज कौन हुए? हमारे पूर्वज खालसा हुए। और ये प्रधानमंत्री तो ऐसा आया है, जिसकी भी तारीफ करता है ना, ये समझ जाना उसी का बेड़ा गर्क करता है ये। उसके बाद बोला रेलवे बहुत अच्छा काम करती है, बैंक बहुत अच्छा काम करता है। सारे बैंक बेच दिए, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ तो इसने बेच दिया है। छोड़ा क्या है? किसान अपना हक मांगने चले, लाठियां, डंडे, गोलियां, केस। लोगों को अमृत छकाना गलत है क्या? बच्चों का नशा छुड़वाना गलत है क्या? पिछले 3 साल के अंदर पंजाब के अंदर 5 लाख युवा नशा करके मर गए। सरकार ने रिपोर्ट दी क्या? और वही अमृतपाल अगर उन युवाओं से नशा छुड़वा रहा है, अच्छा करे गलत करा? जबकि सरकार को करना चाहिए ये काम। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? हरियाणा रोहतक। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? आर्मी से रिटायर आया हूँ अभी। जाट रेजिमेंट में था मैं। जाट रेजिमेंट में अपनी 17 साल कलर सर्विस की है और अभी पेंशन आ गया हूँ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? पंजाब कोई दूसरा नहीं है। पंजाब और हरियाणा मेरी नज़र में तो एक ही है, जबकि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी हमारा हिस्सा है, जो संयुक्त पंजाब होता था। हरियाणा के अंदर दादा छोटू राम जी को माना जाता है। दादा छोटू राम को एक बहुत बड़े उस पर माना जाता है, नेता के रूप में माना जाता है। शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें दादा छोटू राम की तस्वीर ना हो। तो दादा छोटू राम जी ने के कहने से सर मियां फजले हुसैन को संयुक्त पंजाब का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब प्रधानमंत्री किसी स्टेट का तो बनता नहीं, किसी सूबे का तो बनता नहीं। प्रधानमंत्री तो एक देश का बनता है। इसका मतलब संयुक्त पंजाब एक हमारा अलग देश था और दादा छोटू राम हरियाणा के थे। प्रधानमंत्री उन्होंने पंजाब का बनाया था, पंजाब का प्रधानमंत्री बनाया था सर मियां फजले हुसैन को। तो अब ये बताइए, कोई हम अलग देश की मांग नहीं करे ना कि अलग देश मांग रहे खालिस्तान। नहीं भाई, हम वो खालसा राज, हम वो संयुक्त पंजाब मांग रहे हैं जो हमारा रणजीत सिंह का राज था, जिसमें दादा छोटू राम जी की चलती थी। हमारे को हमारा वो हिस्सा दे दो, कोई अलग चीज नहीं मांगते हम। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ मंगते सी, हरियाणे वाले लोग भी मंगन लगे खालसा राज। बिल्कुल हाँ, खालसा राज चाहिए भाई। खालसा का मतलब क्या? खालसा का मतलब क्या होता है? शुद्ध और सच्चा। हम शुद्ध और सच्चा राज मांग रहे हैं। हमें नहीं चाहिए वो राज जिसके अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, गुंडागर्दी में नंबर 1 हरियाणा। वो हरियाणा जो कभी खेलों में आगे होता था, कभी उसका नाम होता हरी भरी दूध दही के खाने के नाम से होता था। आज वो हरियाणा गुंडागर्दी में और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। हमें वो हरियाणा नहीं चाहिए, हमें वो खालसा हरियाणा चाहिए, जिसके अंदर सभी मिलजुल के रहे, आपस में प्यार प्रेम से रहे। खालसा राज जो था, उसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट बना के दी है कि जो हमारा रणजीत सिंह का खालसा राज था, उसके अंदर कभी किसी को फांसी नहीं हुई, कभी किसी को सजा नहीं हुई। हमें तो वो राज चाहिए, हमें गुंडागर्दी वाला राज नहीं चाहिए। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? अभी बात एसवाईएल है या चंडीगढ़ है, आपको दोनों का क्लियर कर देता हूं मैं। हरियाणा को और पंजाब को लड़ाया जाता था पहले एसवाईएल के ऊपर कि एसवाईएल पे हक हरियाणा का है, पंजाब नहीं दे रहा। हक पंजाब का है, हरियाणा नहीं दे रहा। ना तो एसवाईएल पे हक पंजाब का, ना हरियाणा का है। छोड़ ही नहीं रखा है सरकार ने। हरियाणा
ने एक मुनक नहर बना रखी है, हरियाणा की बनाई हुई है मुनक नहर, जो हरियाणा के अंदर से जाती है, उसका पानी ले लो ना हरियाणा। एसवाईएल तो बहुत दूर होगी, जो हरियाणा के अंदर से नहर जा रही है मुनक नहर, जिसको बनाया हरियाणा ने है, उसका पानी नहीं ले सकते हम। एसवाईएल के पानी की बात करते हैं, ये सिर्फ एक लड़ाने का मुद्दा है। आप आइए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, उस कमेटी के अंदर से पहले हरियाणा को आउट किया गया, अब पंजाब को भी आउट कर दिया। कौन बचा उसमें? ना हरियाणा ना पंजाब। चंडीगढ़ को ही ले लेते हैं हम, चंडीगढ़ के अंदर बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ को बोलते हैं भाई हरियाणा की है, पंजाब की, हरियाणा ना अधिकार हरियाणा का ना पंजाब का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में अधिकार ले रखा है। तो ये सियासत जो करने वाले होते हैं ना, लड़ाते हैं हमारे को आपस में। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है। समझ में कब आने लगा? जब किसान आंदोलन हुआ था ना, उसमें हमारे को पता लगा हमारी तो लड़ाई एक है, हमारा दुश्मन एक है, ये मंडी फंडी हमारे दुश्मन है। हम किसान कमेरे की औलाद हैं, हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं, और ये मंडी फंडी चाहते हैं कि हम बट के रहें, कभी नहर के नाम पे लड़े। अभी आप देखना अगले महीने से, अप्रैल के महीने से कट लगने शुरू हो जाएंगे बिजली के अंदर, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की दोनों की बिजली भेज दी हिमाचल को। हिमाचल में बिजली जाएगी और कट यहाँ पे लगेंगे। बिजली के कट से सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? किसान परेशान होता है। रात को पानी देना होता है, रात को बिजली छोड़ते हैं, वो भी बिजली नहीं आएगी तो पानी कब देगा? फसल कब उगाएगा? इनकी नजर जमीन के ऊपर है, जमीन ये लोग लेना चाहते हैं, उसी कारण ये क्या कर रहे हैं? बिजली के कट लगाएंगे। अब खेती हो नहीं पाएगी, खेती नहीं हो पाएगी, जमीन बंजर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, किसान क्या करेगा? उस जमीन को बेचेगा। और इनकी नजर, कॉर्पोरेट की नजर हमेशा जमीन के ऊपर ही होती है। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। अब ये तो है ना, एक मतलब लाइन बना रखी है, जो गोदी मीडिया लगा लो या जो भी सरकारें लगा लो, चाहे सरकार वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। किसान आंदोलन का मूवमेंट हुआ था, पंजाब वाले चले तो ये खालिस्तानी हो गए, खालिस्तानी है, खालिस्तान की मांग करने आ रहे। तब हरियाणा साथ में उठा तो ये आतंकवादी हो गए, ये आतंकवादी है, इनको चाइना से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। फिर उत्तर प्रदेश उठ गया, राजस्थान उठ गया, तो फिर मिक्स करके सभी को खालिस्तानी बना दिया। जब सभी को खालिस्तानी बना दिया तो कर दो इस खालिस्तान को अलग, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, J&K, इनको अलग कर दो ना एक साइड में, अगर इतना ही वो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर महाराजा रणजीत सिंह का राज था, खालसा का राज था। वो खालसा राज का जो एरिया है ना, एक बार अलग करके देखना। मैं ये कह रहा हूं, कोई गवर्नमेंट के अंदर हिम्मत नहीं, अगर ये स्टेट, ये सूबे एक हो जाए ना, किसी सरकार के अंदर दम नहीं जो हमारी तरफ आंख भी उठा जाए। आंख नहीं उठा सकती कोई भी सरकार। हमारे अंदर कमी ये है, हम उठते तब है जब दो चार हमारे ऊपर सट्टा लग जाती है ना, थोड़ी चोट लगती है, तब हमारा खून थोड़ा गर्म होता है, उससे पहले गर्म नहीं होता। आप देखना कहीं पर भी लाठीचार्ज होता है तब गर्म होते हैं ये, चाहे वो सिख है, चाहे आप उसको जाट लगा लो, जट लगा लो, चीज एक ही है, ये चीज एक है। सारे के सारे खालसा है, जो इंसानियत की सेवा करता है, जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है, हर वो शख्स इस पूरी पृथ्वी के ऊपर मेरी नजर में खालसा है। खालसा, क्योंकि खालसा का रूप एक अलग ही बनाया था दशम पिता गुरु गोविंद सिंह ने। वो जब अपने दुश्मन को भी बोलते थे, खालसा जी करके बोलते थे। और ये क्या करके बोलेंगे? ओए सरदार, ये बोलने का तरीका देख। ये इसलिए नहीं बोलते कि सरदारों से नफरत करते हैं, वो सरदारों से डरते हैं, वो इसलिए उनसे ज्यादा मेहनती होते हैं सरदार, उनसे ज्यादा मेहनती होता खालसा। खालसा से इसलिए डरते हैं, ये डरते बोलते हमारे को, ओए जो मजाक बनाते, जो चुटकुले बनाते ना, डरते डरते बनाते हैं ये लोग। ये नहीं कि हमारे से नफरत करते, नफरत नहीं करते, हमारे कितनी मेहनत नहीं कर सकते ये, हमारे कितना नाम नहीं कमा सकते ये। आप विदेशों के अंदर जाइए, नाम देखिए किसने बनाया हुआ है। निशान साहिब का झंडा लहराता है 107 देशों के अंदर लहराता है, और यहाँ पे अगर निशान साहिब का आप झंडा लहरा दो तो हम खालिस्तानी हो जाएंगे। ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? मैं तो खालसा हूँ, किसने बोला? मैं खालसा हूँ, जब तक मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है ना, मैं खालसा हूँ। मेरे को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट देगा मेरे को नहीं है, मेरे को जरूरत। ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ऐसे तो दाढ़ी केस बढ़ा के और पग्गों में सिर पैरा के पता नहीं कितने नकली खालसा बने हुए हैं, जो खालसा को ही बदनाम करते हो भी खालसा बने हुए। तो क्या वो खालसा हो गए? क्या आप उनको खालसा मानते हो? मैं तो नहीं मानता। क्या फायदा है आप एक रूप बदली करो, आप पगड़ी लगाओ, सिर पे दाढ़ी मूछ बढ़ाओ, तब आप खालसा बनोगे? नहीं, आपके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति मान सम्मान होना चाहिए। आप गुरु ग्रंथ साहिब एक जीने का रास्ता दिखाता है आपको, अगर आप सही में खालसा हो तो, आपने पढ़ा हो तो। अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आप मानवता की सेवा करना चाहते हो, अगर आप अपनी कौम पे, अपने धर्म पे मरने मिटने के लिए तैयार हो, तो आप खालसा हो, आपको रूप सजाने की जरूरत नहीं है। ਜੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਵੈਸੇ गुरु साहब ने साथ में एक बात और भी कही थी, अगर आप, गुरु साहब ने हमारे को रूप बख्शा ना, वो रूप गुरु साहब ने वो बख्शा जब हम उसमें पैदा हो चुके हैं। गुरु साहब के साथ मुसलमान भी रहते थे, कभी गुरु साहब ने कहा कि आप धर्म बदली करो, धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा? कभी नहीं कहा। पहले गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक कभी किसी गुरु साहब ने ये नहीं कहा कि आप अपना धर्म बदली करो। वो सिर्फ यही कहते थे कि खालसा मन से होना चाहिए। अगर आप दूसरे धर्म में हो, लगा लो अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, हालांकि मैं नहीं मानता उस रिलीजन को, नस्ल मेरी जाट है और मेरा
खालसा से हूँ मैं। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-20 ਦੀ ਧਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? मैं किसी चीज को नहीं मानता। अब मैं एक चीज और बोलता हूँ, जितने भी हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, 6 पीढ़ी पीछे जाके अपना रिकॉर्ड चेक कर लो, आप खालसा हो। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसकी दादी कौर थी, उसका दादा सिंह था, सरदार था उनका परदादा। तो बताइए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब का पिछोकड़ चेक करो आप, सारे के सारे सिंह और कौर मिलेंगे। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं, ये मत समझना कि इन्होंने कोई 1-2 दिन में या 100-200 साल में हमारे को तोड़ दिया। बहुत पुरानी, मैं जाट रेजिमेंट में नौकरी करके आया हूँ। चलो आपको एक बड़े कमाल की बात बताता हूँ, जो थ्रेट सबसे बड़ा है। जाट रेजिमेंट में नौकरी करके आया हूँ, तो हर एक रेजिमेंट का अपना एक गान होता है, गीत होता है अपना एक। जाट रेजिमेंट का जो गान है ना, वो पूरा का पूरा गान महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर है। सोमनाथ का स्वर्ण द्वार कौन लेके आया था गजनी से? महाराजा रणजीत सिंह लेके आए थे। वही जाट रेजिमेंट में गाया जाता है। जाट रेजिमेंट की स्थापना 1795 में की गई थी। उसके अंदर 3 स्टेटें हैं, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। पंजाब नहीं है। लेकिन गान किसका गाया जा रहा है? महाराजा रणजीत सिंह का। हम किसके वंशज हैं फिर? हमारे पूर्वज कौन हुए? हमारे पूर्वज खालसा हुए। ਗਾਣ ਸੁਣਾਓਗੇ? हाँ बिल्कुल, ये लो, आपको मैं पूरा लिखित में ही भेज देता हूँ। आप ये तो आप सुनाने की बात कर रहे हो, आपको पूरा लिखित में भेज सकता हूँ। मैंने बहुत साथियों के पास भेजा भी है। बहुत साथी ये बोल रहे थे कि हमारे को वो गान चाहिए, हमने वो गान देखा नहीं है, उस गान में ऐसा क्या है। ये लो आप, जाटों का इतिहास हमारे भारत का इतिहास है, सदा सूरता और वीरता का प्राणों में वास है। भारत माँ के सपूत हम जाट जय बलवान है, डोगराई के समर विजेता मातृभूमि के मान है। जाटों का इतिहास हमारे, हम निर्भर आगे बढ़कर दुश्मन का सीना फाड़ेंगे, विजय ध्वज अपना लेकर दुश्मन के सिर पर गाड़ेंगे। जाटों का इतिहास, जूझेंगे तूफानों से हम यम से भी भिड़ जाएंगे, अवसर आने पर धरती से अंबर तक छा जाएंगे। अब आती है आपकी वो लाइन जिसको मैं कह रहा हूँ, सोमनाथ का स्वर्ण द्वार हम ही गजनी से लाए थे, पाकिस्तानी दुश्मन हमने सीमा पार भगाए थे। जाट रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1795 में, तब पाकिस्तान अलग था क्या? और सोमनाथ का स्वर्ण द्वार गजनी से कौन लेके आया था? महाराजा रणजीत सिंह लेके आए थे। तो ये किसकी तारीफ हो रही है यहाँ पे? अब एक चीज और बता देता हूँ, अभी इसको भी बदली करेंगे, ये भी बता देता हूँ मैं, देख लेना आगे आने वाले 5 या 10 साल में जाट गान को बदली किया जाएगा। जैसे ही उनको ये पता लगेगा ना इसमें महाराजा रणजीत सिंह का जिक्र आ गया, इसको बोलते हैं नस्ल खुशी। जिस नस्ल खुशी का लोग करें ना, हमारी नस्ल खुशी की जा रही है, ये डायरेक्ट नहीं मारते हमारे को। ਦੀਪੂ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? महाराजा रणजीत सिंह जी की पत्नी कहाँ की थी? जींद, हरियाणा। फिर क्यों? हमारे महाराज हैं, हमारे सरवा हैं, हमारे महाराज थे, हमारे खालसा पंथ के, खालसा राज को, उस खालसा राज को चलाने वाले थे जिस खालसा राज के अंदर एक मुसलमान सेनापति होता था, एक हिंदू खजांची होता था और राज खालसा होता था। बड़ी बड़ी पावरों के ऊपर हिंदू और मुसलमान बैठे होते थे, लेकिन राज खालसा होता था वो। उस खालसा राज में किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को जेल नहीं हुई, किसी को मारा नहीं गया, किसी को कुटा नहीं गया, वो था खालसा राज, जिसको बीबीसी वाले भी दिखाते कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे तगड़ा अगर कोई राज रहा है वो 40 साल का महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज रहा है। तो क्यों ना हम बात करें, विदेशों के अंदर तो इसके बारे में पढ़ाया जाता है और हम अपने ही देश में इस पर बात ना करें। इतने तो हम स्वार्थी नहीं है हम, क्योंकि महाराजा गुरुओं ने बचाया हुआ है। जो ये हम बोल रहे हैं हिंदू, आप बोल रहे मेरे को हिंदू, ये जो हम हिंदू हिंदू कर रहे हैं ना, इन हिंदुओं को बचाया हुआ हमारे गुरुओं ने। गुरु अर्जन देव जी ने कुर्बानी दे दी थी इनके लिए, लेकिन स्वार्थ में बह के हम उस चीज को भूल जाते हैं कि गुरु अर्जन देव जी हमारे लिए कुर्बान हुए थे। ये तो भला हो हमारे 6वें गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी का, जिन्होंने हथियार उठाना सिखाया हमारे को। नहीं तो हमारे पहले 5 गुरु कुर्बानियां ही देते आ रहे थे, कुर्बानियां ही दी उन्होंने हमेशा। गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी ने हमारे को हथियार उठाना सिखाया था, और 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने यह बोला था कि आज के बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु होगा। उन्होंने आगे आने वाला समय देख लिया था। गुरु गोविंद सिंह साहब ने आगे 400 साल के बारे में बता दिया था क्या होने वाला है। आप 100 साखी पढ़िए, आपको पता लगेगा क्या होने वाला है। उसको पढ़ के मैं खुद हैरान था। आप मेरे को बोल रहे ना मैं कि हिंदू होकर इतना क्यों कर रहा हूं भाई, मेरे ऊपर इन लोगों ने जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में या खालसा राज के बारे में, मेरे ऊपर खालिस्तान का केस लगा दिया। अभी वो केस चल रहा है, थाने में केस चलता रहेगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहले तो ये बताओ खालिस्तान का मतलब क्या होता है? खालिस का मतलब होता है शुद्ध और सच्चा, सतान का मतलब होता है जगह। हम एक शुद्ध और सच्ची साफ जगह चाह रहे हैं ना हम। ये थोड़ी ना हम अलग देश की मांग कर रहे हैं। अलग देश की मांग हिंदू राष्ट्र की हो रही है, इसको अलग देश बोला जाएगा जो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है।
इसको हम अलग देश कह सकते हैं। क्यों भाई, फिर इसको हिंदुस्तान क्यों करे अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं है तो? प्रधानमंत्री हिंदू, सरकार किसकी? हिंदुओं की। फिर कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? एक मिनट में जो धर्म खतरे में आ जाता है, उस धर्म को धर्म नहीं मानता। आज तक पिछले 300-400 साल का इतिहास उठा के देखो, सिखों के ऊपर कितने अत्याचार हुए। कभी सिक्खी खतरे में आई? आज तक किसी सिख ने बोला कि मेरी सिक्खी खतरे में आ गई? किसी ने भी बोला आज तक? फिर ये कौन सा धर्म है जो 2 मिनट में खतरे में आ जाता है? कोई कपड़ा पहन लेता उससे ये खतरे में आ जाता है, कोई बात बोल देता उससे ये धर्म खतरे में आ जाता है। उस धर्म को मैं धर्म नहीं मानता, मैं मानवता को धर्म मानता हूं। और मानवता कहीं बची हो तो सिक्खी के अंदर बची हुई है वो, इसलिए मैं सिक्खी का प्रचार करता हूं। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ? मेरे को, हाँ, युवाओं से बात करता हूँ मैं। 20-25 युवा मिले थे, आज से 20-25 दिन पहले की बात है। तो उसके बाद 10 दिन के बाद उन बच्चों का फोन आया कि हम अमृत छकना चाहते हैं। 10 दिन के बाद उन बच्चों का फोन आ गया था, इसलिए मेरे को प्रेशराइज किया जाता है। वो बोलते हैं कि तेरे बोलने के कारण हरियाणा के युवा सिक्खी की तरफ जा रहे हैं। मैं तो किसी को जबरदस्ती तो नहीं कहता भाई तुम धर्म परिवर्तन करो या अमृत छको, मैं तो नहीं कहता किसी को। अगर तुम्हारी इच्छा है भाई, सबसे पहले आप देखिए, सिखों ने आज तक किसी धर्म का विरोध किया? लेकिन सिखों का हर धर्म ने विरोध किया है। सिक्खी ने कभी किसी धर्म के बारे में बुरा बोला? सिक्खी के अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब गुरुवाणी के अंदर हर एक धर्म की वाणी है, हर एक धर्म की। मेरे को दिखा दो किस धर्म के अंदर है हर एक धर्म की वाणी। हिंदू को दिखा दो, मुस्लिम दिखा दो, क्रिश्चियन दिखा दो। आपको नहीं पता होगा, पूरी दुनिया में 4200 धर्म है, 4200 रजिस्टर्ड धर्म है, 4200। सिर्फ उनमें से एक सिक्खी ऐसी। आप आसाम के अंदर बाढ़ आई, लंगर लगाने कौन पहुंचे? सिख। अब ज्यादा दूर भी मत जाओ, आपको ताजा उदाहरण किसान आंदोलन का है। किसी मंदिर ने लंगर चलाया? मुसलमान आए तो चलो उनको ये कह के भगा दिया, ये मुसलमान, उनको भगा दिया वहां से। लेकिन सिखों के गुरु साहब के लंगर को सिख ये नहीं कहते कि लंगर हमारा, नो, ये लंगर गुरु नानक देव जी महाराज का जो 20 रुपए वाला लंगर है ना, वो लंगर है। इस पे किसी सिख का अधिकार नहीं, किसी हिंदू का अधिकार नहीं, किसी मुसलमान का अधिकार नहीं है। गुरु साहब का लंगर है, ये रहती दुनिया तक चलेगा। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਫਤ सिखा दी करते? मैं आर्मी हेडक्वार्टर में पेशी काट के आ चुका हूँ। आर्मी हेडक्वार्टर में मैंने एक बार छोटी सी एक बात लिख दी थी। जैसे हमारे कोई बात अच्छी लिखती हम लिख देते हैं, गल विच पिस्टल हथ विच फड़िया तीर, आले भी डरावे बैरी नु संता दी तस्वीर। इसके ऊपर मेरे ऊपर केस हो गया कि भाई तू एक आतंकवादी की वो कर रहा है। मैं आज भी खुल के कह रहा हूँ, ये फोटो रही है ना जो संजय नरसिंह सिंह भिंडरा वाला खालसा, इनके ऊपर पूरे भारत के अंदर कहीं भी एक भी FIR दर्ज दिखा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा। जो गवर्नमेंट इनको आतंकवादी करी है ना, एक भी FIR मिलेगी। अगर कोई गलत काम करेगा उसके ऊपर FIR तो दर्ज होगी ना, तो फिर दिखाओ ना FIR दर्ज कहाँ पे है इनके नाम पे? कहीं पर भी नहीं है। फिर कैसे आतंकवादी बोल रहे हैं इनको? आतंकवादी जो वो है जो इनको आतंकवादी बोल रहा है। इस बात का पता कब लगा था? जब किसान आंदोलन हुआ था। पंजाब वाले उठे तो वो खालिस्तानी हो गए, हरियाणा वाले उठे तो वो आतंकवादी हो गए। मतलब के ऊपर लोग ऐसे बैठे हुए 1 मिनट में सर्टिफिकेट दे देते हैं, आप आतंकवादी हो, आप खालिस्तानी हो। ਕੱਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक अपने मुंह से कोई शब्द बोला है? नहीं बोला, लेकिन वो बुलवाता है दूसरों से। या कोई भी लीडर आया, चाहे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था, इंदिरा गांधी भी थी, उसने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोला। जबकि उसने हरमिंदर साहब पे अटैक करवाया, अपने मुंह से तो उसने कुछ नहीं बोला ना, अपने मुंह से तो कोई शब्द नहीं निकाला सिखों के खिलाफ, लेकिन अटैक करवा दिया। इन चीजों को जब हम समझने लग जाएंगे ना, तो वापिस हम अपना संयुक्त पंजाब एक कर लेंगे। ये लोग दायां दिखा के बायां मारते हैं, बोलते कुछ हैं। और ये प्रधानमंत्री तो ऐसा आया है जिसकी भी तारीफ करता है ना, ये समझ जाना उसी का बेड़ा गर्क करता है। ये इन्होंने सबसे पहले बोला किसानों की आय दुगनी करूंगा 2022 में। वो 2022 कभी का जा लिया, होगी किसानों की आय दुगनी? किसान अपना हक मांगने चले, लाठियां, डंडे, गोलियां, केस। उनमें एक केस मेरे ऊपर भी लगा देशद्रोह का, छोटा सा केस है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद युवाओं के बारे में बोला, पढ़े लिखे युवा है ऐसे, युवाओं को रोड पे आना पड़ा। युवाओं को क्या मिला? लाठियां, डंडे, जेल और केस। उसके बाद बोला रेलवे बहुत अच्छा काम करती है, बैंक बहुत अच्छा काम करता है। सारे बैंक बेच दिए, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ तो इसने बेच दिया है। छोड़ा क्या है? इसको ये पता है अगर इससे कोई टकराने वाली कौम है ना, तो वो ये कौम हो, खालसा कौम जिसको हम कहते हैं। आप फिर करें ना खालसा रूप, हम दिल से खालसा हैं। और जो दिल से खालसा है ना, वो सच्चा खालसा है, मैं ये कहता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि आप बे रुपया बनने में 2 मिनट लगते हैं, अभी मैं पगड़ी सजा लूंगा, दाढ़ी मूछ लगा लूंगा। और फिर अगर कोई बोले, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, पंजाब के अंदर एक बंदा आया था, उसने अमृत भी छका, उसने पगड़ी भी लगाई, दाढ़ी मूछ भी बढ़ाई। लेकिन जब उस बंदे की हकीकत सामने आई, तब क्या हुआ? ये बताओ आप, तब क्या हुआ? क्या वो खालसा बन पाया?
नहीं बन पाया ना। खालसा बनना इतना आसान नहीं है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ वीर जी, इतना आसान नहीं। खालसा बनने के लिए ना बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ? अमृतपाल सिंह खालसा आए, सिक्की स्वरूप में आए, अमृत छक्या। वो खुद बोलते हैं कि पहले जो था वो था, मैं खालसा स्वरूप में आना चाहता हूँ। लोगों को अमृत छकाना गलत है क्या? बच्चों का नशा छुड़वाना गलत है क्या? पिछले 3 साल के अंदर पंजाब के अंदर 5 लाख युवा नशा करके मर गए, सरकार ने रिपोर्ट दी क्या? और वही अमृतपाल अगर उन युवाओं से नशा छुड़वा रहा है, अच्छा कर रहा है गलत कर रहा है? जबकि सरकार को करना चाहिए ये काम। जो युवा नशा की तरफ जा रहे हैं, सरकार को करना चाहिए ये काम कि भाई तुम नशा छोड़ो, तुम्हारे को अच्छी नौकरी दी जाएगी, अच्छी एजुकेशन दी जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर किसी भी सरकार ने आज तक कोई डिबेट किया है? किसी भी सरकार ने मैंने तो देखा नहीं पिछले 8-10 साल से कभी डिबेट हुआ है, नहीं हुआ। डिबेट होगा पाकिस्तान पे, हिंदुस्तान पे, ये सिख है, ये वो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, इन पे डिबेट तो बहुत हो जाता है। कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर डिबेट नहीं होता। एक बच्चा आके, बच्चा ये भाई हमारे से तो उम्र में बहुत ज्यादा छोटा है अमृतपाल सिंह, उसको मैं आज भी बच्चा ही बोलता हूँ। एक बच्चा आके अच्छा काम कर रहा है, उसको दबाना शुरू कर दो, ये खालिस्तान की मांग कर रहा है। अरे कौन कर रहा है खालिस्तान की मांग? हम खालसा राज की बात कर रहे हैं यार, हमारा खालसा राज दे दो। जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था जहां तक, वो जगह दे दो, हमारी वो जगह दे दो। हम किसी खालिस्तान की, किसी चीज, किसी हिंदुस्तान की किसी की मांग नहीं करते ना, हम किसी से अलग होना चाहते, लेकिन वो खालसा राज तो दे सकते हो आप। आज हम यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? बंदी सिंहों की रिहाई के लिए, जिनको 30-30, 32-32 साल हो गए जेलों के अंदर। फिर ये गवर्नमेंट कैसे बोल देती है एक देश एक कानून? क्या सिखों के लिए अलग कानून है क्या? फिर सिखों के लिए कानून अलग? प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ दिया, सजा भी पूरी नहीं हुई थी उनकी, उनको छोड़ दिया। इनकी सजा पूरी होकर भी डबल हो चुकी है, इनको नहीं छोड़ा जा रहा, क्यों? फिर एक देश एक कानून कैसे बोल रहे हो तुम, ये बता दो मेरे को। यहाँ पे ये बात है जो आप मेरे को बोलते ना, क्यों बोल रहा हूं मैं? सच की जो बात होगी ना बोल लूंगा मैं। हाँ, अगर मेरी जुबान काट देंगे तो एक अलग बात है, नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ तमाम ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।